अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिस पेपर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो 21 अप्रैल 2026 यानी कि कल मुनक़िद हुआ और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉक एग्जामिनेशंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं, एक आजमाइशी इम्तिहान लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, और ये आपके सामने मैं शेयर भी कर दूंगा। तो 21 अप्रैल को ये पेपर हुआ है बच्चों, इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं। आप देखें पहले क्या लिखा हुआ है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अब जरा यहाँ देखते जाएं बच्चों, ये कह रहे हैं एक बॉल है जो 100 की वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई। तो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की होगी कितनी होगी, 100, क्योंकि उन्होंने शुरू में बता दिया कि 100 की स्पीड से ऊपर फेंकी। और जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर जाके रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है जी, रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 0। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड इज। अब हमें टाइम निकालना है कि जब बॉल ऊपर गई, बॉडी ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद वापस आई, और जी की वैल्यू गिवन है। जी की वैल्यू यहां लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक बात याद रखें, बॉल को जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो हम जाने का टाइम निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापसी आने का टाइम भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बॉल चूंकि नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो यहाँ हमने नेगेटिव ले ली। अब इक्वेशन 1 अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, वैसे तो ए टी होता है लेकिन ये मोशन है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में ए कन्वर्ट हो जाता है जी में। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। वी एफ की प्लेस पे क्या आएगा, वी एफ की प्लेस पे आ जाएगा 0, वी आई की जगह आ गया 100, जी की जगह आ गया -10 और टी एज इट इज। अब 100 यहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है जी, बल्कि ये रहा 100 का साइन, और लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा -100। अब सीधे हाथ पे आ जाए प्लस माइनस, -10t हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो 10 एज इट इज, सॉरी 100 एज इट इज, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम आ गया यहाँ पे हमारे पास 10 सेकेंड्स, लेकिन ये जाने का टाइम आया। हमें दोनों टाइम निकालने हैं, तो 10 को 10 से ऐड करवा देंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, बल्कि एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा 20 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों। अब आ जाए सेकंड पे। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस देन वेक्टर्स आर। अब इसको समझे, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं दो वेक्टर है, लेट से दो वेक्टर है ए और बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। ये भी याद कर लें साथ साथ। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, दो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब ना तो ए जीरो है ना तो बी जीरो है, कुछ ना कुछ है ये। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस। अब ये कह रहे हैं दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर वैनिश हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखिए कैसे जीरो होगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ये फॉर्मूला है। अब ये चीज कैसे जीरो होगी बच्चों, देखें ए और बी फर्स्ट करें, लेट से इन दोनों की वैल्यू है 1, एक की और एक की है 2। क्लियर हो गया, ऐसी ले लिया आपने अपनी एग्जाम्पल। तो इसकी भी क्या होगी 1, इसकी भी क्या होगी 2। ठीक है, अब 2 1 2, तो लो, और आगे क्या आएगा cos थीटा। तो ये चीज तो जीरो हुई नहीं, हमें तो ये चीज जीरो करनी है। जीरो कब होगी बच्चों, कौन बताएगा। जीरो तब होगी जब ये cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, cos थीटा की वैल्यू जब जीरो हो जाए ना, cos थीटा की वैल्यू, तो फर्स्ट करें जीरो हो गया, और जीरो जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 से, तो सब चीजें जीरो हो जाएंगी। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों जीरो कब होती है, आप बताइए अगर आपको याद हो। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप पता है क्या होगा, अभी ऐसे हो जाएगा, जरा देखें, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, और ए बी कॉस 90 किसके बराबर है, ए बी कॉस 90 बराबर होता है जीरो के, तो ए बी जीरो जा जीरो। क्लियर हो गया। तो ए बी क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट जीरो वैनिश हो गया। अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर्स आर। अब ये थीटा क्या लिया हमने 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट को खत्म करना था। और 90 डिग्री जब भी होता है बच्चों, तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है,
कि 90 डिग्री जब एंगल बनेगा दो वेक्टर का तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, इसको रब कर देते हैं। थर्ड वाला देखते हैं पहले, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं तीसरा। द फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बच्चों ये एक और 9th क्लास का आसान एमसीक्यूज है कि वो फोर्स अपने आप को खुद एडजस्ट करती है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो वो वाली फोर्स कम हो जाएगी। तो वो कोई और फोर्स नहीं, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। तो तीसरे वाले का जो आंसर है वो है, बल्कि वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और ऑप्शन नंबर है वो 1। क्लियर हो गया? अब इसको रब करते हैं। हो गया बच्चों, अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। 4 में क्या कह रहे हैं? अ वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब एक ब्लॉक है बच्चों लकड़ी का, उसका जो वॉल्यूम है मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसका वॉल्यूम है v इज इक्वल टू 0.050 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? 0.05 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहे हैं? वो पानी की सरफेस पे, सतह पे तैर रहा है। द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अब पानी भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स हमें मालूम करनी है और उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है और डेंसिटी को हम कहते हैं रॉ, ये रॉ का सिंबल है, ठीक है, या फिर आप डी लिख दें नॉर्मल। और पानी की डेंसिटी होती है 1000, ठीक है, और आगे इसका यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, आपने बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू रॉ मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय जी। तो रॉ तो आपको पता है 1000 है, ठीक है जी, और वी पता है आपको, वी कितना है? वी है 0.05, और जी कितना है? जी हम 10 ले लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 500। तो बॉयंट फोर्स बच्चों ये है ऑप्शन नंबर वाई, ए है ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर है 500 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। अब बच्चों कंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा। अच्छा पहले ये देखते हैं, ये ओम किसका यूनिट होता है? ओम यूनिट होता है किसका बच्चों? रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो में कोई रुकावट आ जाए। अच्छा, एम्पेयर किसका यूनिट होता है? एम्पेयर होता है करंट का यूनिट। क्लियर? इसी तरह वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट या फिर वोल्टेज का यूनिट। अब कौन रह गया? अब ये रह गया सीमेंस। तो सीमेंस किसका यूनिट होगा? कंडक्टेंस का यूनिट होगा। ठीक है, तो और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के, याद रखें, अपोजिट है। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को कंडक्ट करना, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को रेजिस्ट करना, करंट के फ्लो में रुकावट आ जाना। तो बच्चों इस हवाले से जो यूनिट बनेगा कंडक्टेंस का वो बनेगा सीमेंस, SEI। ठीक है जी, ये सीमेंस आ गया। अब छठा देखते हैं, कूलम फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन दैट इन वैक्यूम। अब आपने कूलम लॉ पढ़ा होगा, वो कूलम फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? फिर हमने ये पढ़ा था K की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बाकी चीज आ गई Q1 Q2 सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कूलम फोर्स का, ये कब यूज होगा? जब बात हो रही होगी वैक्यूम की। किसकी बात हो रही होगी बच्चों? वैक्यूम की या एयर की बात हो रही होगी, पहली चीज। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कूलम फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा कम होती है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है, जैसे यहाँ पे मीडियम कौन है? यहाँ पे मीडियम है वैक्यूम या फिर एयर। अब इसको हमें क्या करना है? हटाना है। तो ये पता है क्या होगा बच्चों? अब देखें, गौर से देखिएगा, अब ये लिखा हुआ है ना ई नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। क्या हो गया? एप्सिलॉन आर। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, 4 और पाई इसको हटा दो, एप्सिलॉन आर हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। क्लियर? और बाकी चीज एज इट इज आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब ये हो गया। अब क्या करें?
अब देखें, ये याद रखें, वैक्यूम में जो कूलम फोर्स होती है वो ज्यादा होती है, और अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें बीच में तो कूलम फोर्स पे क्या असर पड़ता है, कूलम फोर्स जो है कम हो जाती है। यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स और ये परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये ज्यादा होगी तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, कम होगी, और ये कम होगी तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये किस वजह से होती है, तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से ये एक्टिविटी होती है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम, क्योंकि इसमें ना मैग्नेटाइजेशन फिट होता है, ना सुपर पोजिशन और ना आयनाइजेशन। तो एक ऑप्शन बचा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा जी, अगला देखते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक पढ़ा होगा आपने, उसमें ग्राफ बनता है, यहाँ टाइम होता है, यहाँ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, डिस्टेंस को एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, ये वेलोसिटी एंगुलर, और ये क्या है, टाइम। अब ये क्या कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है आपको पता होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम पेंडुलम की एग्जांपल लें तो पहले पूरा जाता है वो आगे, फिर वापस जीरो पे आता है, फिर आगे निकल जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में ही पढ़ा होगा आपने। तो उसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, वो कैसा बनता है वो याद रखें, वो कुछ इस तरह का बनता है। पहले अपने एक्सट्रीम पे गया, ठीक है, फिर जीरो पे आया, फिर नीचे गया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर जीरो पे आया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन होती रहती है। ऐसी वेव को कहते हैं साइनोसॉइडल वेव, या फिर कहते हैं साइन कर्व। ठीक है जी, यहाँ पे कोई ऑप्शन है इस तरह का, यहाँ है साइन कर्व है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूं जो वेव बनती है वो है साइन कर्व। ठीक है जी, 8 पे आ जाए। 8 कह रहे हैं दैट डॉपलर्स इफेक्ट इज यूज्ड इन द मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। अब ये डॉपलर इफेक्ट कहाँ यूज होता है, कौन सी टेक्निक में। आप अगर लैब जाएं तो अल्ट्रासाउंड की कुछ मशीन्स होती हैं, तो उसके साथ और भी मशीनें होती हैं अल्ट्रासाउंड की, उसमें लिखा होता है डॉपलर टेक्नोलॉजी, डॉपलर इफेक्ट टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से ब्लड फ्लो का पता लगाया जा सकता है इंसान की बॉडी के अंदर। ठीक है, और एमआरआई भी सुना होगा आपने, एमआरआई में रेडियो वेव्स यूज होती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन में एक्सरेज वगैरह यूज होती हैं। लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्ट्रासाउंड। डॉपलर का जो मैकेनिज्म है, डॉपलर का जो प्रोसेस है वो होता है अल्ट्रासाउंड मशीन में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। अब देखें, द सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल वेव्स ऑन अ कैरियर वेव इज कॉल्ड। ये अभी हमने डीजे कॉलेज का पेपर जब जिक्र किया था उसमें भी ये सवाल आया था कि सुपरपोजिशन मतलब एक के ऊपर एक वेव का आना ऑफ अ सिग्नल वेव इन ऑन अ कैरियर वेव। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जो बात है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आगे कौन लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने फोन उठाया तो मेरी आगे बात कौन लेके जाएगा। कुछ वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। तो हमारी वेव क्या होती है, हमारी आवाज क्या होती है, उस कैरियर वेव के ऊपर हमारी जो वेव है वो है सिग्नल वेव, सिग्नल। और जो वो वाली वेव है जो हमारी बात सेकंड्स में आगे लेके जाती है वो है कैरियर वेव। ये वेव के ऊपर वेव का आना, क्यों, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन को आगे विद इन सेकंड्स वो पहुंचाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। ये भी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फ्लक्स कहते हैं फाइ को, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। क्लियर हो गया, ई डॉट ए। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका जो अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट याद नहीं ना तो पहले इसका फॉर्मूला लिख ले। ई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। क्लियर, तो ई की जगह आ गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, जी है सी ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसको करते हैं, रब करते हैं बच्चों इसको।
अच्छा जी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखें, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सुपर कंडक्टर। आपने नाम सुना होगा, इंसुलेटर की यहाँ बात नहीं है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी या हीट वगैरह को कंडक्ट करते हैं। अब एक होता है सुपर कंडक्टर। अब ये कह रहे हैं सुपर कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज। अब सुपर कंडक्टर कंडक्टर से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। थोड़े बहुत कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनकी एक खास टेम्परेचर के बाद, जिनकी एक खास टेम्परेचर के बाद जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो रुकावट होती है, वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। आपको पता हो, कोई कंडक्टर लें, उसको आप हीट करें तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है हीट करने से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और हीट कम करने से रेजिस्टेंस क्या होती है? कम हो जाती है। कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी भी चीज की रेजिस्टेंस क्या हो गई? जीरो हो गई। लेकिन सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं कि उनको एक खास टेम्परेचर के बाद उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं वो क्या है? सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपके सामने आ रही होंगी, तो यहां मैं लिख देता हूं जीरो। 11 का ऑप्शन है जीरो। आप देखें, इन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा। ये पेंडुलम है, ठीक है जी। ये पोजीशन होती है मीन पोजीशन, और पेंडुलम को यहां डिस्प्लेस कराया तो ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये वाली भी एक्सट्रीम होती है। अब आपने पेंडुलम को यहां से रिलीज किया तो पहले ये यहां जाएगा, क्लियर हो गया। वेलोसिटी यहां पे बढ़ेगी, लेकिन जब यहां से यहां जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मैक्सिमम कहाँ होती है? तो जब ऊपर जाएगी बॉडी यहाँ पे, या फिर वापस आके यहाँ जाएगी, तो ये तो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से कोई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थोड़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका आंसर जो है वो क्या है बच्चों? एक मीन पोजीशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 का आंसर है मीन पोजीशन। ठीक है जी। अब आ जाए 13। 13 क्या कह रहे हैं? द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है देख लेते हैं। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्या है? आर हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है? पी है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो हम डायमेंशन देखते हैं। आर एक वेक्टर है, आर का मतलब फर्ज करें डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, इसका जो डायमेंशन होता है एल होता है। ठीक है, और मोमेंटम, मोमेंटम का अगर डायमेंशन ना याद हो तो मोमेंटम का पहले फॉर्मूला लिख लें। मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी, यहां से निकाल लें। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? Lt-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या बन गया? M Lt-1। क्लियर। तो यहां मैं लिख देता हूं M Lt-1। अब ये भी एल, ये भी एल, एल 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 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ML² T-1। क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। ML² T-1। आपको अगर डायमेंशन निकालना ना आता हो, आपको फॉर्मूला याद हो, तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉडी वेज 10 न्यूटन आउट ऑफ वाटर। ये भी डीजे कॉलेज के पेपर में इसी तरह का सवाल आया हुआ था। एंड 7 न्यूटन व्हेन सबमर्ज इन वाटर। एक बॉडी है, उसको एयर में हैंग किया हुआ है, तो उसका जो वजन है, वेट है, वो आ रहा है 10 न्यूटन। लेकिन जब उसको पानी में डुबाया तो आपको पता है पानी में, पानी जो है बॉइंट फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, तो उससे क्या हो गया? उसका वेट कम हो गया। वो कम हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। पहले कितना था? 10 था। तो आप कह रहे हैं कि द बॉयंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी। कितनी फोर्स लगी होगी उस पर कि उसका वेट जो है 7 हो गया? तो आप खुद बताएं, पहले वेट क्या था? पहले वेट था 10 न्यूटन। ठीक है, अब कितना उस पर फोर्स लगी कि उसका वेट 7 हो गया? तो बहुत आसान है भाई, 10 में से आप 7 माइनस कर दें। ठीक है, पानी के वेट को एयर के वेट से माइनस कर दें, यू विल गेट योर आंसर। तो 10 में से जब 7 जाएगा तो क्या आएगा? 3। तो इसका जो आंसर है वो है 3 न्यूटन। ठीक है, अब आ जाए 15 पे। क्या कह रहे हैं? अ मास स्प्रिंग ऑसिलेटर हैज टाइम पीरियड टी। आपने स्प्रिंग मास सिस्टम की डेफिनेशन, सॉरी, वो टॉपिक पढ़ा होगा। तो इस तरह पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी।
इसी तरह स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन के। 2 और पाई एक कांस्टेंट है, k का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और मास चेंज होता रहता है, आपको पता। अब ये कह रहे हैं अगर मास को हम डबल कर दें, देखिए ये मास लिखा हुआ है, मास को हमने डबल कर दिया तो टाइम पीरियड पे कितना असर पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो टाइम पीरियड पे कितना असर पड़ेगा आप जरा देखें। अब मैं मास की जगह 2 रख रहा हूं, ये देखें, अब ये फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मास की जगह 2 रख दिया, डबल कर दिया मास को, तो 2 किसके अंडर में, 2 रूट के अंडर में है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, और मास की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, क्या है बच्चों, अंडर रूट 2 और यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? एक और आसान टॉपिक है। पहला है रेडियो वेव्स, ठीक है जी, दूसरा है अल्ट्रावायलेट, तीसरा है माइक्रोवेव्स, चौथा है इंफ्रारेड। क्लियर हो गया? अच्छा, पहले आप देखें, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है रेडियो वेव्स की, और उसके बाद जो वेवलेंथ आती है वो आती है माइक्रोवेव्स की। ये आप याद कर लें, ऐसे याद कर लें, रेडियो, ठीक है, इसी तरह माइक्रो, इसी तरह इंफ्रा, इस तरह विजिबल, इस तरह अल्ट्रावायलेट, इस तरह एक्सरेज, इस तरह गैमा रेज। क्लियर हो गया? अब ये कह रहे हैं सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो भाई सबसे कम तो गैमा की है, लेकिन गैमा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। गैमा के बाद एक्सरे, एक्सरे भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो 16 आ गया अल्ट्रा वायलेट। ठीक है जी। अब 17 पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है, एक और आसान क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन इज, एक आम आदमी का कान, जो कि सही है, जो कि नॉर्मल बंदा है, उसका कान जो है, उसका जो एयर है, वो 1 सेकंड में कितनी बीट सुनता है, उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये तो याद करने की चीजें आपको पता होना चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन का एयर 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ बीट सुनता है उसकी क्वांटिटी या उसकी तादाद है 7। तो ये याद कर लें, एक इंसान का कान 7 बीट की फ्रीक्वेंसी, 7 बीट सुन सकता है, और इसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? ये मॉक एग्जामिनेशन का पेपर था बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए, और आज गालिबन शायद बॉटनी का पेपर हुआ, तो ये हमने डिस्कस किया है। और बाकी अगर इसका आप सब्जेक्टिव पेपर देखें, जैसे सेक्शन बी और सेक्शन सी, इंतहाई आसान सवाल, वही सवाल है जो हमने अपने गेस्ट पेपर में दिए थे। तो अगर तो इनको कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाना होता, तो ये जो आजमाइशी जो पेपर्स हैं, जो आज हुआ है, कल हुआ है बल्कि ये वाला मॉक एग्जामिनेशन, इसमें भी कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल देते, घुमा फिरा के देते। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, जैसे कि 9 10 पे अभी चल रहा है, आपको पता है। तो उम्मीद यही है, और हमारी 1 2 लोगों से बात भी हुई है प्रोफेसर से, कि ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के पेपर्स जो है वो इस लेवल के नहीं आएंगे। जिस तरह से एक कन्वेंशनल तरीके से चलते हुए आ रहे हैं, रिवायती अंदाज से, वैसे ही चलते हुए आएंगे। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।